दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था 2024 में अलग अलग शिफ्ट में, तो उसमें से 75 क्वेश्चंस करेंगे जीके और जीएस के विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। 75 क्वेश्चंस का लेक्चर इसलिए बनाया है जिनके पास टाइम कम है वो 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस एक साथ रिवाइज कर ले। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछी जाती है, ठीक है, या जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप इस पीवाईक्यू सीरीज़ को देखिए अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और आपका जीएस का स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। देखिए आपको इससे एग्ज़ाम का पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता चलेगा। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे अच्छे से। और ये क्लास देखिए भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बायलिंगुअल रहेगी। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। और देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं इस पीवाईक्यू सीरीज़ की वो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो पीवाईक्यू बेस्ड ही रहेगी। सीरीज़ को जो आप ले सकते हैं पीवाईक्यू रिवीजन की तरह कर सकते हैं और एज ए मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अपना स्कोर अगर आप मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं वो इनमें से कौन सा है। तो हम अब आप एक बार सोचिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। आपने अगर थोड़ी बहुत जीके पढ़ी है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये इसका आंसर है। देखिए अब हम देख लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए जहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है, उसे ओन्ड करती है या फिर कंट्रोल्ड करती है। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंटर गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, पूरी तरह से भी कर सकती है और पार्सली रूप में भी कर सकती है। जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रहता है कंपनी में वो गवर्नमेंट का रहता है। तो जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट का रहेगा तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, बाकी सारी प्राइवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो देखिए आपने प्रो कबड्डी लीग देखते होंगे, आप टीवी पे आता रहता है। तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है, कौन सा एमसीक्यू है जो आपको सही लग रहा है, बताइए, चूज़ करिए। देखिए जो इसका आंसर है 2014। तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई, वो स्टार्ट हुआ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वेदांगास आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स एंड आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास, दीज आर इन नंबर्स। देखिए ये कह रहा है कि वेदांग जो हिंदू सहायक अनुशासन है जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। वेदांगाज कितने हैं जो वेदों से लिंक्ड हैं, तो जो जिनका डेवलपमेंट एंशियंट इंडिया में हुआ था, ठीक है, एंशियंट टाइम में हुआ था। तो कितने हैं वेदांगाज अपने, तो इसका आंसर है 4। 6 वेदास हैं अपने, फोर्थ आंसर है इसका, राइट ऑप्शन है फोर्थ, और 6 वेदांगाज हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा वेदांगाज के बारे में। देखिए जो वेदांग्स होते हैं ये क्या है, लिम्स हैं वेदास की जो डेवलप हुए थे पुराने हमारे एंशियंट टाइम में। अब ये कौन कौन से हैं वेदांग, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेगा, एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। तो शिक्षा है पहला, फोनेटिक्स जो एक्सेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का वो है। दूसरा है कल्पा, रिचुअल कैनन्स, रिचुअल फॉलो करते, जब हम रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस होती हैं तो उस टाइम फॉलो करते हैं। व्याकरण क्या है, ग्रामर है। निरुक्ता, एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, उसे अच्छे से इलेबोरेट करना, निरुक्ता। छंद क्या है, वैदिक मीटर है। और ज्योतिषा क्या है, एस्ट्रोलॉजी। तो ये 6 वेदांगास हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4।
व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उसका जो ग्रोथ रेट था, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था। एक तो था कि जो ग्रोथ रेट सेट किया गया है, और एक था एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना पाया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो इसका जो आंसर है 3.36%। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखिए, जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 से 1956 के बीच था। किस पे बेस्ड था वो? एक मॉडल था होरोडोमोर मॉडल, उस पे बेस्ड था ये पहला वाला। और इसने फोकस किया था, जो पहला वाला 5 ईयर प्लान था, इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट, डैम्स बनाना, और इरिगेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी इसकी। इसका जो फोकस एरिया था वो एग्रीकल्चर, डैम्स में और इरिगेशन जो प्रोजेक्ट थे उनमें। अब जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, इसके अंडर देखिए 5 IITs बनी थी, और भाखड़ा नागल जो डैम है इसी के अंदर बना था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। अब देखिए, जो हमने टारगेट ग्रोथ सेट की थी वो थी 2.1%, लेकिन हमने अचीव कितनी की थी? 3.6%। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 5 ईयर जो प्लान है वो किसने इम्प्लीमेंट, किसके अंडर हुए, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा था, उनकी एजेंसी कौन थी? तो वो थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में। और ये अपनाता है, जो इसकी अप्रोच है नीति आयोग की, बॉटम टू टॉप है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2015 में इसको अबोलिश कर दिया गया प्लानिंग कमीशन, 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को, और इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट आर द 5F ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखिए, अप्रत्यक्ष संरक्षण के 5F क्या हैं? तो इसमें आपको बताना है कि जो इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है वो 5F हैं, जिनका ध्यान रखना है, जिनकी वजह से वो डिजीज़ फैलती है। तो उन F के नाम पूछ रहा है ये। देखिए, ये है आपका आंसर ऑप्शन है आपका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। फ्लाइज, फिंगर्स, वॉमिट्स, फूड एंड फ्लूड। ये 5 चीज़ें हैं, 5F हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये कब होता है? व्हेन पैथोजन, जो वायरस, बैक्टीरिया हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है। अगर ये कंटेमिनेटेड है तो इनकी वजह से इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ का, वो फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, मिलान करना है। तो देखिए, कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप सोचिए एक बार, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, देखिए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। तो पहला वाला है एनिलीडा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो अर्थवॉर्म है, इसकी कैटेगरी में आते हैं ये, एनिलीडा की कैटेगरी में आते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, तो जो सेकंड है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में कौन आते हैं? आंट, जो चींटियाँ होती हैं, एंट जो होती हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो है एचिनोडर्मेटा, तो ये किस कैटेगरी में आता है? जो टेप वॉर्म है वो थर्ड वाली कैटेगरी में आता है, एचिनोडर्मेटा की में। अब देख लेते हैं प्लेटी हेलमिंथस। जो प्लेटी हेलमिंथस है, ये जो सी स्टार हैं, ये प्लेटी हेलमिंथस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत बार PYQ में पूछा जा चुका है, किसी ना किसी PYQ में पूछा जा चुका है, और ये ऐसे ही पूछते हैं कॉलम से, कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन एग्जाम्पल्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट रिसेंटली सीक्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। One of them is the eligibility date. Till now, only one date, 1st January, was considered for the deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seeks in this regard? तो हाल ही में संसद में एक
पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में कुछ चुनाव सुधारों को लागू करने की बात कही गई है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तारीख है, 1 जनवरी पर विचार किया गया था। इस संबंध में विधेयक में किस सुधार की मांग की गई है? तो हमें कौन सा सुधार चाहते हैं विधेयक में? तो वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स की मांग की गई है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। पहले सिर्फ एक ही डेट का वो किया गया था, 1 जनवरी का। आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक ही तारीख 1 जनवरी पर विचार किया गया था। देखिए ये रही, ओनली वन डेट 1 जनवरी वॉज कंसिडर्ड फॉर डिक्लाइनिंग एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एज के संबंध में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू अ फैमिली अर्निंग अ लोअर इनकम। जुलाई 2020 में किस राज्य ने बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट की थी, जो कम आय अर्जित करने वाले परिवार हैं उनके लिए? तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की थी योजना, आशीर्वाद स्कीम, बेटियों की शादी में कुछ हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प के लिए? तो ये थी पंजाब सरकार ने स्टार्ट करी थी 2020 में। अब देख लेते हैं एक और योजना, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। तो ये यूपी सरकार की है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप अपना स्कोर ज़रूर, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप, अगर जितना आपका पार्टिसिपेशन रहेगा उतना आपको चीज़ें याद होंगी और रिवीजन भी अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब अपना। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ। देखिए जो राज्य विधानसभा में धन विधेयक को मंजूरी मिलती है वो किसकी पूर्व अनुमति जरूरी होती है, तब पेश किया जाता है वो। तो इसमें गवर्नर की अनुमति ज़रूरी होती है जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उससे पहले जो गवर्नर हैं उनकी असेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए मनी बिल जो है अंडर आर्टिकल 110 में आता है, 110 के अंडर आता है। जब हम लोकसभा में पास करते हैं मनी बिल तो 110 के अंदर आता है, और मनी बिल को राज्यसभा में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ देखिए, अब मनी बिल जैसे लोकसभा में पास हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और राज्यसभा को वो 14 दिन के अंदर पास करना होता है। अगर उन्होंने नहीं किया, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और जो सेंटर में है राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, तो अगर उन्होंने पास नहीं किया राज्यसभा ने और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, तो विद इन 14 डेज वो अपने आप पास माना जाएगा मनी बिल, ठीक है। और उसमें अगर लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें उससे पहले प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो ये जो कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन दे रखी है मनी बिल की आर्टिकल 119 में स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, और आर्टिकल 198 जो है स्पेशल प्रोसीजर है रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल। बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है। तो ये जो अंतर था ये 16.68% था। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं थोड़ा ओवरऑल जो लिटरेसी है इंडिया में 2011 के सेंसस के अनुसार, तो वो 74.04% है ओवरऑल लिटरेसी। और जो फीमेल लिटरेसी थी जो 2011 सेंसस के अनुसार वो 65.46%, 65.46% है। और मेल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू सेंसस
2011 के अकॉर्डिंग जो मेल की लिटरेसी है वो है 82.14%। तो ये डेटा आपको याद रखना है, किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? किस साल डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर है 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था? जो इसका एम था डिजिटल इंडिया मिशन का, वो था प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना उसे, एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच जो डिजिटल डिवाइड है, अर्बन एरिया के लोगों के बीच और रूरल एरिया के लोगों के बीच, उसे ख़त्म करना। तो ये इसका मेन एम था डिजिटल इंडिया मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस? तो इनमें से जो खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनमें से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? तो आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर है मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा जो हैं वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अब हम दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो पंकज हैं, पंकज अडवाणी जी, वो बिलियार्ड से हैं, एसोसिएटेड हैं, और ये फॉर्मर प्रोफेशनल स्नूकर रह चुके हैं। के श्रीकांत जी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। और मनीषा जो है, मनीषा नरवाल, ये पैरा पिस्टल शूटर हैं। मनीषा नरवाल पैरा पिस्टल शूटर हैं। और के श्रीकांत जी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। पंकज अडवाणी बिलियार्ड से, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो होता है प्रश्न, अगले नेक्स्ट वाले सेट में या नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछ लेता है उससे एसोसिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाल प्रकाश उत्सर्जन करती है जब बिजली उसके माध्यम से पारित की जाती है? तो ये आपको बताना है आंसर, और इसको तो आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे अपने डेली लाइफ में। तो इसका आंसर है नियॉन गैस। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये रेड लाइट एमिट करती है। अब देख लेते हैं थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका सिंबल H है। पूछा हुआ है कई बार, सिंबल्स पूछ रहा है SSC। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और इसका जो सिंबल है AR है। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और इसका सिंबल है HE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रबरदाईज फेमस लिटरेरी वर्क मेंशन्ड पृथ्वीराज चौहान्स लव स्टोरी एंड हेरोइक डीड्स। चंद्रबरदाई की एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। तो चंद्रबरदाई की जो एक कृति है उसके बारे में पूछा है इन्होंने, लिटरेरी वर्क है जो, तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हराकेली नाटक संस्कृत ड्रामा है जो किसने लिखी थी? चचमाना ने। चौहान डायनेस्टी के किंग थे चचमाना, चौहान डायनेस्टी के किंग थे विग्रह राजा, तो उन्होंने लिखी थी। और राजमर्तांडा भोज राजा ने लिखी थी, ये वाली, और ये विग्रह राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु? तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं चित्तरंजन दास, तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धदेवा दास गुप्ता इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे जो किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे वो? तो ये सरोद के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम दूसरे इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो ये बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और फॉर्मली लिव्ड इन कोलकाता में रहते थे। अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, PYQ में आ चुका है। पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। और
अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड हैं, तो और नेक्स्ट है असद अली खान, तो ये वीना से रिलेटेड है। ये PYQ में किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और जो बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे और फॉर्मरली लिव्ड इन कोलकाता। तो ये हमने देख लिया। आपको देखना है इंस्ट्रूमेंट और उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। ये हर सेट में क्वेश्चन पूछ ही रहा है SSC, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रिसेंटली में, या फिर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिसको कोई अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है, अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, कभी आप देख लें, नोट पे ध्यान ना दें और लगा दें हाँ है सारी, तो इसका ध्यान रखना है भैया आपको। तो देखिए हम देखते हैं पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, आप इसे अंदाजे से भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है फिर भी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है, बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफ गार्ड करना है और वायलेंस जो होता है उसे त्याग करना है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। तो हमें चेरिश करना है नोबल आइडियाज़ को, ठीक है, दैट इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये भी ठीक है। मैंडेटरी नेशनल सर्विस, फोर्थ जो स्टेटमेंट है, मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर, तो ये मैंडेटरी 5 ईयर की सर्विस बिल्कुल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, तो हमारा जो आंसर है नॉट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, मैंडेटरी नेशनल सर्विसेज ऑफ 5 ईयर। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और इन्होंने पूछा है नॉट, तो हमारा यही करेक्ट आंसर है, लेकिन ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं, और किस आर्टिकल के अंडर आती हैं, 51A के अंडर। अब देखिए ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई प्रोविज़न नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, वहाँ पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहाँ से ली हैं हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, USSR रसिया से। तो ये हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में वो ले ली है, और कहीं ना कहीं PYQ में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, तभी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरी तरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आप ये मुझे बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्राई करिए। देखो इसका जो आंसर है जिंक सल्फेट, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वाज ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो हमारा आंसर है इसका मध्य प्रदेश की सरकार ने पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया 2022 में, ठीक है। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। जो पहला अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन इन 1980 में, 1980 में पहली बार दिया गया था, और स्टार्टिंग में ये 4 कैटेगरीज़ में दिया जाता था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ थी जिनमें ये दिया जाता था। पंडित वेंकटेश कुमार हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और देखिए पंडित उदय भावलकर रिसीव्ड इन 2023-24 में। जो कालिदास सम्मान 2023-24 का मिला है वो पंडित उदय भावलकर को मिला है। तो ये जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, और अगले नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है पंडित उदय भावलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तुओं का उपयोग विनिमय के किस रूप में किया जाता है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमारे पास गुड्स हैं, अगर मान लो हमें कोई दूसरी चीज़ लेनी है, ख़रीदनी है, हमारे पास एक गुड है, तो दूसरी चीज़ हमें ख़रीदनी है और हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, तो ये वाली चीज़ उसके पास चली जाती है और ये वाली हमें मिल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? ये एंशिएंट इंडिया में काफ़ी होता था, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुड्स के बदले गुड्स, जैसे मेरे पास आलू हैं और मुझे चाहिए टमाटर, तो टमाटर वाले को मैं आलू दे दूंगा और टमाटर वाला मुझे टमाटर दे देगा। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। जैसे मेरे पास अनाज है और मुझे कुछ सब्जी चाहिए, तो मैं अनाज के बदले उसे अनाज दे दूंगा और वो मुझे सब्जी दे देगा। तो ये चलता था पहले एंशिएंट इंडिया में, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। गंगवार फेस्टिवल, पुष्कर फेयर और नागौर फेयर और उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? तो गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले हैं? तो ये हैं भाई आपके राजस्थान के जो लोकप्रिय मेले हैं। यहाँ पे पुष्कर फेयर पुष्कर में होता है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उससे थोड़ा आगे पड़ता है पुष्कर, तो वहाँ पे लगता है ये पुष्कर का मेला। उर्स फेस्टिवल भी राजस्थान में होता है, उर्स फेयर जो होता है, और गणगौर फेस्टिवल भी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, अब देखिए आपको इन सब के भी याद रखने हैं, एक एक फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लीव्स आर यूज टू मेक बीडी। तो बीडी बनाने में किन पत्तियों का यूज किया जाता है? किस पेड़ की पत्तियों का यूज किया जाता है? तो वो है तेंदू लीव्स का। जो बीडी होती हैं उनके लिए तेंदू लीव्स की पत्तियों का, तेंदू जो लीव्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं, जो तेंदू, पलास, अमलताज, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सब किस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं? तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस ट्रीज हैं। ट्रॉपिकल जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है उसके ट्रीज हैं ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तेंदू, पलास, अमलताज, बेल, खैर और एक्सलवुड, तो ये है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर। एमपी, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे मिलता है ये तेंदू। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? ये देखिए दो घाट हैं, ये है वेस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता हूँ मैं डायरेक्शन में लेके। देखिए ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स की इन्होंने पूछी है लोकेशन, ईस्टर्न घाट की पूछी है इन्होंने, कौन सी हिल है जो ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। तो ये है सेवरॉय हिल्स जो ईस्टर्न घाट में है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरा और देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए अनायमुडी हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की, साउथर्न इंडिया में। देखिए जब साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स पड़ती हैं। अन्नामलाई की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो अनायमुडी, और साउथ इंडिया के भी सबसे हाईएस्ट पीक है वो, जो इसकी हाइट है 2695 मीटर है, और एलिफेंट हेड है इसका, मींस जो इसका मतलब है अनाईमुड़ी का एलिफेंट हेड। मीटिंग प्लेस है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो ये नीलगिरी हिल्स, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, नहीं ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो जहाँ पे ये मिलते हैं इसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं ये केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड व्हेन? देखिए शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में। तो ये ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर 1901। तो आपको, और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वेस्ट बंगाल में। और ये क्या था शांति निकेतन? ये एक रेजिडेंशियल स्कूल एंड सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन एंड द विजन ऑफ द यूनिटी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस कल्चरल बाउंड्रीज। यूनिटी प्रमोट करना था इसका, ठीक है, मेन काम। रेजिडेंशियल स्कूल था और सेंटर था आर्ट बेस्ड लर्निंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वाज भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यंगना थी?
तो भरतनाट्यम और कथकली की जो डांसर थी मृणालिनी साराभाई, तो उन्होंने किस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो इनकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये हमारे बार अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज एंटोनी लॉरेंट लवोजियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री इन 1789? तो 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लवोजियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए, आपको आता है या नहीं। देखिए, आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, अगर क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उससे क्या होगा, आपका ब्रेनस्टॉर्म होगा, और जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो एंटोनी लॉरेंट लवोजियर ने दिया था कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में, तो किस में दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देख लेते हैं इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। देखिए, ही स्टेटेड दैट मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो इन्होंने कहा था कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस में, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला मीन्स टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम एज टोटल मास ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। देखिए, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो मटेरियल का मास है, जो टोटल मास है, वो सेम ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ऑलवेज सेम एज टोटल मास ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। अब देख लेते हैं, देखो, जॉन डाल्टन 1803 गिवन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम ऑप्शंस का भी देख लेते हैं। देखो, मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ था ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 1803 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जोसेफ प्रोस्ट 1797 1797 में इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने 1797 में। तो ये याद रखना है, ये पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में किसी न किसी में, एसएससी में। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर जेम्स प्रेस्कॉट जूल और हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज इन 1842 गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 3 लोगों ने मिलकर दिया था 1842 में। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप किसी नोट्स में अपने नोट्स बना सकते हैं, या जैसे कोई पेज ले लिया आपने A4 साइज, उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें लिख सकते हैं, या वीडियो को 1 से 2 बार देख लें। ठीक है, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। आप 2 से 3 बार जब वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं पॉइंट। आपको जो ऑप्शंस हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कई बार एसएससी ऐसे करता है, या कोई भी जैसे एग्ज़ाम होता है, तो जैसे इस बार तो ये पूछ लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट टाइम इसी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा एसएससी, ऐसे करता है एसएससी का। तो हम ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स अ फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए? तो शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए एक इलेक्ट्रिक आयरन को कितने एम्पियर के फ्यूज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है 5 एम्पियर, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5 एम्पियर की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिक आयरन को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं फ्यूज़ के बारे में। देखिए, जो फ्यूज़ होता है वो किससे बना होता है? तो ये अलॉय होता है टीन और लेड का, और जिंक भी हो सकता है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। इसका देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है फ्यूज़ का। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट और टू मच करंट। जब बहुत ज़्यादा करंट, जैसे कई बार आपने देखा होगा घरों में 2 फेस लाइट आ जाती है, तो हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, तो उससे पहले ना जब अप्लायंसेस में जैसे 2 फेस लाइट आएगी तो आपने कई बार सुना होगा कि फ्यूज़ उड़ गया। तो वो यही फ्यूज़ होता है जो कि टीन और लेड से बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो ये हमारे अप्लायंसेस को ख़राब होने से बचा लेता है।
इसमें क्या होता है, वायर हीट अप होगी और मेल्ट हो जाएगी, और जब मेल्ट हो जाएगी तो जब जैसे ये फ्यूज़ है मान ले, ऐसे होता है ना फ्यूज़, तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, आपको ये याद रखना है कि किससे बना होता है, और इसका जो ये वाला पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कन्वीन्ड इन शिकागो 1893। तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से शिकागो 1893 में बुलाई गई विश्व धर्म धर्म संसद से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन है, ये इसका आंसर तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है, जी के थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज आपकी सही है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए इजी क्वेश्चन भी पूछता है एसएससी, बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछता है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। हमें पैटर्न पकड़ना है एसएससी का कि कैसे पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। अब देख लेते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका जो नेम था बचपन में वो नरेंद्र नाथ दत्ता था, और नेशनल यूथ डे मनाते हैं, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की, तो इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू दी वर्ल्ड इंडियन फिलोसफीज टू दी ऑफ वेदांता एंड योगा। तो इन्होंने वर्ल्ड के लिए जो इंडियन फिलोसफीज़ हैं, वेदा योगा और वेदांता, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वर्ल्ड में। वेदांता और योगा की फ़िलोसफ़ी ये स्वामी विवेकानंद ने ही दी थी। और इन्होंने क्या किया, तो देखो, प्रीस्ट न्यू वेदांता इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म थ्रो वेस्टर्न लेंस, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरह यूज़ किया इन्होंने न्यू वेदांता को। इनकी जो बुक है, देखिए बुक इन्होंने लिखी है राजयोग, कर्मयोग, जनयोग और भक्ति योग। बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक नाम इम्पोर्टेंट है और ये बुक्स। और फिलोसफीज इनकी इंपॉर्टेंट है, वेदांता और योगा फिलोसफी इन्होंने दी। परमहंस इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में, 1897 में, और एक बेलूर मठ एस्टेब्लिश किया था 1899 में। तो 1899 में इन्होंने बेलूर मठ स्थापित किया था। तो चार पॉइंट हैं, एक तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड इंडियन फिलोसफीज, वेदांता और योगा। इनकी बुक्स याद रखनी है, राजयोग, कर्मयोग, जनयोग और भक्ति योग। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने किस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन 1897 में, और बेलूर मठ 1899। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं, अभी ऑप्शन में दे रखे थे ना दयानंद सरस्वती जी। देखो दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस के बारे में दे रखा है, तो अभी इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखते हैं, तो दयानंद सरस्वती जी का अर्लियर नाम था मूल शंकर तिवारी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेमस बुक थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। फाउंडर थे ये आर्य समाज के, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था आर्य समाज, 1875 में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। फाउंडर थे ये, उनके स्थापित किया था आर्य समाज को, और ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इन्होंने कहा था कि इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में, और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम अपने राजा राम मोहन राय जी को। देखिए राजा राम मोहन राय जी के बारे में देख लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां थे। टाइटल जो राजा का टाइटल दिया था इन्हें, वो दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने। अकबर टू ध्यान रखना है आपको, कभी अकबर लगाया हो एग्जाम में आ जाए और आपने यहाँ पढ़ा और अकबर लगाया, नहीं, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने दिया था ये टाइटल राजा का। और इन्होंने जोर दिया था स्ट्रेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। तो इन्होंने रैशनलिज्म पर और मॉडर्न जो साइंटिफिक अप्रोच है उस पर जोर दिया है। इनके जो वर्क हैं वो देख लेते हैं, तुहफत अल मुआउद्दीन। तो इनका जो वर्क है ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। 1814 में फाउंडेड आत्मीय सभा, 1814 में इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापित की। और कैंपेन इसका जो एम था वो था आइडोलेट्री के अगेंस्ट, कास्ट रेजिडिटी के अगेंस्ट और मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट।
ठीक है। आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी और मीनिंगलेस जो रिचुअल्स होते हैं उनके अगेंस्ट था। जो आत्मीय सभा इन्होंने फाउंड की थी, जो स्थापित की थी 1814 में। और इन्होंने ब्रह्म सभा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो ब्रह्मो समाज बन गया था बाद में जाके। और इनका जो कैंपेन था अगेंस्ट सती, देखिए जो सती प्रथा को रुकवाया था वो इन्होंने ही रुकवाया था। और किस गवर्नर जनरल के टाइम पे? विलियम बेंटिक ने अबोलिश किया था इसे, प्रैक्टिस ऑफ सती एक्ट 1829। तो 1829 में सती को अबोलिश किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कुल्लम इज़ फेमस डांस। कुल्लम किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताइए आप। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है कुल्लम। ठीक है। और अब दूसरे स्टेट्स का भी देख लेते हैं। देखो मिज़ोरम में है चिरियू डांस होता है, जो वहाँ का फेमस डांस है। आंध्र प्रदेश का है कच्चीपुड़ी, और बिहार का है झूमरी कजारी डांस, और यूपी का है कथक। तो ये कुछ फेमस डांस हैं, ये PYQ में आ चुके हैं किसी ना किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 5। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई? जनहित याचिका की अवधारणा, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये कहाँ से लिया गया है कंसेप्ट? तो ये USA से लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए PIL होती क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं। तो PIL क्या है? PIL लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्चुअल और हजार्डस वर्क्स। देखिए लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है, जैसे पब्लिक को बहुत ज़्यादा, पब्लिक को नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से, पॉल्यूशन से, टेररिज्म से, रोड सेफ्टी से, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो सीधा कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकता है। एनी मैटर वेयर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज़ अफेक्टेड। कोई भी लार्ज पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, तो सीधा जा सकता है, PIL फाइल कर सकता है कोर्ट में। PIL को डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी स्टैट्यूट में और एक्ट में। ठीक है। लीगल प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल्स और ग्रुप, देखिए इंडिविजुअल्स भी जा सकता है और ग्रुप भी, टू ब्रिंग मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू द अटेंशन ऑफ कोर्ट। कोई इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन सीधा जा सकता है, PIL दाखिल कर सकता है, फाइल कर सकता है कोर्ट में। PIL प्रमोट क्या करता है? सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। ठीक है। और पर्सन फिलिंग द पिटिशन मस्ट प्रूव टू द कोर्ट दैट पिटिशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए जो पर्सन पिटिशन फाइल करता है उसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गया है। ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है, खुद से भी एक्शन ले सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, कि अगर लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है किसी भी चीज़ से, तो सीधा कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप सीधा PIL फाइल कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट उस पर सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है खुद से। और PIL जो प्रमोट करता है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, और ये किसी भी स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं है ना एक्ट में। और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है USA से। ठीक है। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिशूर पूरम इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो त्रिशूर पूरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर त्योहारों में से एक है। तो त्रिशूर पूरम कहाँ का है? तो ये है केरला का। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, केरला। ठीक है। तमिलनाडु का एक ध्यान रखना है आपको, पोंगल। ये पिछले एग्जाम्स में PYQ में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो तमिलनाडु का कौन सा है? पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। औद्योगिक जिले कौन से नहीं हैं, इनमें से पहचान करिए। तो बताइए आपको अगर थोड़ी बहुत पता है तो इसका जो आंसर है आप ऑप्शन 3 अलवर एंड भिवानी। अलवर पड़ता है राजस्थान में और भिवानी पड़ता है हरियाणा में। तो ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आते हैं।
अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए, इंडिया है सेवरल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के मेजर। तो उनमें से देखिए, मुंबई पुणे एक रीजन है, और बंगलौर तमिलनाडु भी एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है मेजर, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, और गुड़गांव, दहली, मेरठ, और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द कंसेप्ट ऑफ कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में अवधारणाओं को कॉलम बी में उनके संबंधी विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन पता है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए, अब आप एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से अगर आपको ये पता है, देखो पर्सनल इनकम क्या है, तो इसका तो मतलब ऑलमोस्ट पता ही होगा सबको। तो पर्सनल इनकम इसमें देखिए क्या है, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल प्रोडक्शन इन गिवन पीरियड। तो पर्सनल इनकम क्या होती है कि जो एनुअल इनकम उसे मिलती है पर्सन को, उसके सारे हाउसेज अलाउंस जितने भी मिलते हैं वो सारी पर्सनल इनकम में आती है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ पता है। अब डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो उसके पास इनकम बच जाती है वो होती है पर्सनल इनकम, जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। अब देखिए, तीसरे का मुझे पता है, सी का फर्स्ट है। अब आप ऑप्शंस में जाइए, देखिए तीसरे का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट किस में है, सी का 3 है, सी का 2 है, सी का फर्स्ट एक, सिर्फ सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। तो यही इसका राइट आंसर है। आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एलिमिनेट करना आ गया ना ऐसे क्वेश्चनों को, तो बहुत आराम से कर ले जाओगे आप, ये जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं। तो इसका जो आंसर है सी, देखिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब आपको चाहे बेशक और ना भी आते हो, किसी में डाउट भी हो, लेकिन अगर आपको 1 या 2 आते हैं और उसका ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका सही हो जाता है। तो जो अब देख लेते हैं हम इनका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो पहले का है 3rd, मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। देखिए, पहला जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका है ए का 3rd, मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट। और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो है नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस ड्यूरिंग द ईयर। और जो अपनी पर्सनल इनकम है वो है एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन इन गिवन पीरियड। और डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जो टैक्स के बाद, टैक्स कटने के बाद मिलती है, पर्सनल इनकम। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जीएनपी के बारे में। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ऑफ अ कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, जितना उनकी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की वो प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इनकम अर्नड बाय द फॉरेन नेशनल्स। जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, देश में रहते हैं फॉरेन्स, वो जो इनकम अर्न करते हैं, और जो कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज़ जो कंट्री में रहती हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। सिर्फ जो रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उन्हें ही काउंट करते हैं। एनएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय a country's citizens both in the country and the abroad। जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर, तो उसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, तो ये होता है इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन। तो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उस्ताद जिया मुइनुद्दीन डागर was a player of profound depth, favoring phrase sparse and slow realization of ragas। तो उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गहराई के एक वादक थे जो रागों के विरल और धीमी अनुभूति के पक्षधर थे। तो इसका क्या है, तो जिया मोइनुद्दीन डागर किससे रिलेटेड है, तो ये है आपके रुद्रावीणा से रिलेटेड। ठीक है, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ ही रखा है
एक तो पूछ लेगा आपसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर मैच द फॉलोइंग में किसी पर्सनालिटी का नाम पूछ लेगा, तो आपको ये याद रखना है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, सितार से जो रिलेटेड है, पंडित रविशंकर एसोसिएटेड विद सितार। तो पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड है? सितार से हैं। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए फेमस फ्लूट प्लेयर हैं ये, ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2000 में, तो ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। और नगाई मुरलीधरन एसोसिएटेड है वियोलिन से, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन PYQ में। तो अपने आप नोट्स बना लें आप। अगर आपको लगता है कि कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल वॉज इन। तो जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? दूसरे हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था पटना में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, पटना। अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन मिड 1970। जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो मिड 1970 1970 से, और कब तक? मिड 1980 तक चला था। और इसका गोल क्या था? इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना, और फूड सिक्योरिटी को बनाए रखना, इंडिया में कंट्री की फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, उसे इंक्रीज करना। इंट्रोडक्शन टू दी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था? जो इंट्रोडक्शन था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का, और इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ इंक्रीज हुआ था, और इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया था। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंट्रोडक्शन किया गया था, और फर्टिलाइजर्स को इंक्रीज़ किया गया था यूज़ इनका, और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का भी इम्प्रूव किया गया था। अब देख लेते हैं हम थोड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। जो फर्स्ट फेज़ था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1965 में। 1965 में इंट्रोडक्शन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एम था टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था हमें फूड सफिशिएंट में, फूड प्रोडक्शन में। तो और ये स्टार्ट हुआ था हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। जहाँ तो इसकी वजह से क्या हुआ था? जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ था वो 500% हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं कुछ अदर रिवॉल्यूशंस हैं। देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन से। और ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे है? एग प्रोडक्शन से। येलो रिवॉल्यूशन किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। तो आपको ये भी याद रखने हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये PYQ में, ये इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930? 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको बताना है। अगर आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत अच्छे से, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं साल्ट मार्च के बारे में। जो दांडी मार्च था इसको साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, एंड द दांडी सत्याग्रह के नाम से भी, और साल्ट मार्च के नाम से भी। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस एक्ट था ये, मतलब को डिसोबे किया गया था। भाई मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है। उसके बाद देखिए, जो ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। तो इसकी आपको ये डेट याद रखनी है ज़रूर से। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। 78 फॉलोअर्स थे, और 241 माइल्स मार्च टू कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक चला था, अरेबियन सी में है, ठीक है। साबरमती से स्टार्ट हुआ था, दांडी विलेज तक चला था, जो कोस्टल टाउन है अरेबियन सी की तरफ, इधर की तरफ, ये अरेबियन सी में आता है, ये वाला जो एरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर ग्लोबल
लीडर अप्रूवल रेटिंग रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट इन फेब 2023। तो फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? अब आप सोच के देखिए, बताइए आप इस टाइम में सबसे 2023 में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? ठीक है, तो बताइए, सोचिए। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं दुनिया की, ग्लोबल लीडर्स में से। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा लोकसभा के बारे में देखिए। ये जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, ये 18th लोकसभा इलेक्शन थे, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर वॉज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड? स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 2015। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अब हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म 100 सिटीज़ टू प्रोवाइड नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्म 100 cities, provide core infrastructure and clean and sustainable environment। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना सिटीज़ के लिए। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के, सिटीज़ के, तो उनके लिए बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन के वजह से, और थ्रू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। होली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी, 100 सिटीज़ के लिए था, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्रिजेज हो गए, ये, और क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट क्लीन हो और सस्टेनेबल हो। तो ये है स्मार्ट सिटी मिशन का काम। तो 2015 में ये स्टार्ट हुई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देंगे। ठीक है, और सेंटर सेक्टर स्कीम में सिर्फ सेंटर ही सेंटर पैसा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 7 टाइम वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप चैंपियनशिप? तो निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती? तो ये है इंडिया। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीत रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 38। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल 36, ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी किस में आते हैं? डीपीएसपी पार्ट 4 में, पार्ट 4। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है डीपीएसपी? तो ये है 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है। तो 36 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। देखिए, अब जो स्टेट की डेफिनेशन 36 आर्टिकल में दे रखी है, जो आर्टिकल 12 में दे रखी है पार्ट 3 के में, जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 12 है, उसमें भी स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से और 35 तक, 12 से लेकर और 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। और आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। स्टेट में आते हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, और स्टेट की लेजिस्लेटिव और लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं। ठीक है, जिनमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, वो भी कंपनीज आती हैं उसमें। तो स्टेट की डेफिनेशन में ये सब आता है। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 डीपीएसपी का कहता है नॉट, डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। अगर मान लो वायलेशन होता है इनका, तो आप एग्रीव्ड पर्सन सीधा नहीं जा सकता कोर्ट। एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। बस ये क्या है कि जब स्टेट लॉ बनाएगा, जब स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, तो स्टेट को इन सबको ध्यान में रखना है। ये फंडामेंटल्स हैं किसी भी गवर्नेंस में। ठीक है, डीपीएसपी को ध्यान रखना है स्टेट को लॉ बनाते टाइम। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है?
देखिए 37 DPSP आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल बाय कोर्ट. Principles are considered fundamental to the governance of the country and are expected to apply by the state when making laws and policies. तो स्टेट जब लॉ और पॉलिसी बनाएगा तो उन्हें इन फंडामेंटल्स के बारे में ध्यान रखना है. आर्टिकल 39 स्टेट शुड फॉलो टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स. तो स्टेट को फॉलो करना है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स, इंश्योर करना है स्टेट को. तो आर्टिकल 39 कहता है ensure citizens to have an adequate means of livelihood, distribute material resources equitably for the common goods, pay man and women equal for equal work. तो ये आर्टिकल 39 कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर. तो जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए. तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कादिन्स. कादिन्स क्या होते हैं भाई? देखो ये वाटर हो गया, यहाँ पे एक जोड़ टाइप होता है, ठीक है. तो यह जो सरफेस रन ऑफ का वाटर है इसमें चला जाता है, जैसे हरियाणा में जोहड़ी बोलते हैं हम. तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसे यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है. तो इसे कादिन्स बोलते हैं. देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट यूज़ एन अर्थन एम्बैंकमेंट टू कलेक्ट सरफेस रन ऑफ. सरफेस का जो वाटर आता है सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, बारिश का जो पानी आता है, और ये बना होता है 100 से 300 मीटर में, लोअर स्लोप में बना होता है हिल्स के. कादिन सिस्टम वाज फर्स्ट डिजाइंड. देखिए जो कादिन सिस्टम पहली बार जो डिज़ाइन किया गया था वो 15th सेंचुरी में किया गया था पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा जैसलमेर में. ये इन्फॉर्मेशन काम की है, पूछी जा सकती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 द वर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. They established an independent kingdom in Western India. Dhruvsena II was the most important ruler of this kingdom. देखिए गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे. उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की. ध्रुवसेना द्वितीय इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था. तो डायनेस्टी के बारे में इनडायरेक्टली पूछ रहा है, उसका शासक दे रखा है और उस डायनेस्टी के बारे में पूछ रखा है. तो ये थे मैत्रकाज. ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर. पिछली शिफ्ट में भी इनसे इसी वाली डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछ रखा है, और दूसरा वाला वो किंग दे रखा है, नाम दे रखा है उनका, और यही डायनेस्टी के बारे में पूछ रखा है. अब देख लेते हैं कुछ अदर डायनेस्टीज जो हैं. गुज्जर प्रतिहारा नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने रूल किया था. फाउंडर थे इनके नागभट्टा फर्स्ट. ये PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मुखारीज डायनेस्टी. तो ये ईशान वर्मना और ग्रहा वर्मना, ये दोनों याद रखने हैं आपको. मुखारीज के रूलर्स के बारे में पूछता है और सीधा डायनेस्टी दे देगा. मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है कई बार, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो. अब आता है पुष्यभूति डायनेस्टी. तो पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे नरवर्धना, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन. तो आपको रूलर्स और डायनेस्टीज़ हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो इन पे आपको फोकस करना है एंशिएंट इंडिया की. और ये सारी जो डायनेस्टीज़ रही हैं मोस्टली गुप्ताज के बाद की रही हैं, गुप्ताज के जो डिक्लाइन हो गया उसके बाद आई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 एज ऑफ 31 मई 2021 ओनली 47% ऑफ टोटल रूट्स एंड 39% ऑफ एयरपोर्ट्स unserved and underserved have been operationalized under UDAN. According to ICRA, what is the full form of UDAN? तो ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक कुल मार्गों का केवल 47% और 39% हवाई अड्डों असेवित और कम सेवा वाले को उड़ान के तहत चालू किया गया है. उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म पूछा है, तो इसमें है उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है. तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर. अब देख लेते हैं हम उड़ान स्कीम के बारे में. देखिए उड़ान स्कीम जो है रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है. ये रीजन्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की. और लॉन्च किया गया था इसे 2016 में 21 अक्टूबर को. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछली वाली शिफ्ट में आ चुका है, ये कि उन्होंने पूछा था कि इसका जो उड़ान स्कीम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वो स्टेटमेंट गलत दे रखी थी उन्होंने. तो इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है. ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट एयर ट्रैवल. एक तो अफोर्डेबल और एक सुविधाजनक
एयर ट्रैवल प्रोवाइड करना, ऑप्शंस टू रेजिडेंस ऑफ टायर 2 सिटीज़ के लिए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के रेजिडेंट्स के लिए, और रिमोट एरिया में जो दूरस्थ एरिया में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके लिए। एंड रीजन्स विद लिमिटेड और नो एयर कनेक्टिविटी, जहाँ पे एयर की कनेक्टिविटी है नहीं है वहाँ पे। प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री, जो अनसर्व्ड हैं या अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट हैं उनकी कनेक्टिविटी को बनाना। और दूसरा रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट, जो एयर स्ट्रिप्स या एयरपोर्ट अभी फंक्शनल नहीं है या वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो उन्हें भी फंक्शनल बनाना। द गवर्नमेंट वर्क इन पार्टनरशिप विद एयरलाइंस, और गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप करके, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और इंसेंटिव देगी टू ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम है उस एरिया में चलाने के लिए। ठीक है, तो ये आम नागरिकों के लिए स्कीम है, पूरे देश का आम नागरिक 2016 में किस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी का उपयुक्त कारण है। तो इसका ऑप्शन देखिए, आप भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर बहुत ईजी है। क्या कारण हो सकता है, एनवायरमेंट कंडीशन हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, हाई एजुकेशन सिस्टम ये भी नहीं हो सकता, लैक ऑफ लेबर फोर्स नहीं, ओवर पॉपुलेशन कॉज है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एज ऑफ जून 2021 हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जून 2021 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं। तो इसका आंसर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। अब देख लेते हैं हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो डेजिग्नेशन किसके द्वारा किए जा सकते हैं, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को कब बना था, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को डेजिग्नेट करता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर देखिए नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। तो इसके अंदर देखिए 3 एरियाज होते हैं, कोर एरिया जहाँ पे नेशनल पार्क होता है, एक होता है बफर एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, और एक होता है ट्रांजिशनल एरिया जहाँ पे लोगों का आना जाना अलाउड होता है। नेशनल पार्क में लोगों का आना जाना अलाउड नहीं होता है, प्रोहिबिशन होता है। ठीक है, लोगों का, लोग नहीं जा सकते कोर एरिया में जो नेशनल पार्क के लिए होता है। अब देखिए, नेशनल पार्क सभी के लिए होता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखो कुछ एक जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड कहाँ है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका केरला में। तो नीलगिरी हिल्स पे है ये, और वेस्टर्न घाट्स में है। नीलगिरी थार यहाँ पे मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी थार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है, लोकेशन कहाँ है इसकी, उत्तराखंड में, और स्नो लियोपार्ड मिलता है। नौकरेक लोकेटेड है मेघालय में, नौकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पे मिलता है रेड पांडा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन कहाँ है इसकी, आसाम में, और यहाँ पे मिलता है एशियाटिक एलिफेंट, आसाम रूफ्ड टर्टल मिलता है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, लोकेशन है इसकी उड़ीसा में, और गौर इसमें मिलता है। तो आपको नेशनल पार्क 18 पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और देखिए, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1970 में जो स्टार्ट हुआ था उसके अंडर ही देते हैं। इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी आते हैं। और आप मुझे बताएंगे इंडिया के कितने जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर आते हैं। ठीक है, मैप प्रोग्राम के अंडर, और यूनेस्को का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड महमूद ऑफ गोरी डिफीटेड जयचंद्रा ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी 1194 AD। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोरी के मोहम्मद ने तो मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था। तो वो कौन सा युद्ध था जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के जो जयचंद है उन्हें हराया था, गढ़वाल डायनेस्टी के।
तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये बैटल ऑफ चंदावर था। ठीक है, 1194 एडी में हुआ था। अब हम दूसरे युद्ध के बारे में देख लेते हैं, बैटल्स जो अलग अलग हुई हैं। तो बैटल ऑफ तराइन देखिए, फॉर्ट बिटवीन 1191 में लड़ी गई थी। ये गौरिड जो तुर्किश था, तुर्किश ट्राइब्स से बिलोंग करता था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी ये। जो पहली बैटल थी तराइन की, फर्स्ट बैटल 1191 में। और जो सेकंड बैटल थी वो थी 1192 में। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, पहली वाली में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गोरी से। जो लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ अनिलवाड़ा, तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और सोलंकी रूलर महाराजा सेकंड के बीच में 1178 में। तो यहाँ पे महाराजा सेकंड ने गौरी को हरा दिया था। तो ये हो गए तीनों हमारे बैटल, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, और ये हमारा चंदावर का युद्ध। और इधर है बैटल ऑफ तराइन सेकंड और बैटल ऑफ अनिलवाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, आपको ये याद रखनी है, इन्फॉर्मेशन डेट याद रखनी है और किस किस के बीच में हुआ था ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 22, द ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार और अभिविन्यास शामिल है, किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हैबिट। ठीक है, जो पेड़ का ग्रोथ, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, उसकी जीन्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हैबिट। हैबिट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल इन एथलेटिक्स? भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता? तो ये कब और कहाँ जीता था? तो 2003 में फ्रांस में जीता था। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा 1 से 2 साल पहले क्वेश्चन फर्स्ट और जो अभी रिसेंट में हुआ है उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 24, तबला मैस्ट्रो Bikram Ghosh was awarded with which of the following award in 2023 in contemporary category? तबला वादक विक्रम घोष को समकालीन श्रेणी में 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम संगीत नाटक अकादमी एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1953 में। ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। ठीक है, चेयरमैन जो अकादमी का होता है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट 5 साल के लिए। तो ये हमने देख लिया संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो संगीत नाटक अकादमी क्या करती है? देखो, 9 क्लासिकल डांस हैं संगीत नाटक अकादमी ने। 8 क्लासिकल डांस का जो स्टेटस है वो रिकॉग्नाइज कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी ने कर रखा है। अभी एक छऊ डांस जो 9वां डांस आया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके क्लासिकल डांस की कैटेगरी में डाला है। तो हमारे 8 जो क्लासिकल डांस हैं वो भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसा, सतरिया आसाम। और छऊ डांस कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे देता है। और छऊ डांस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल और में ओरिजिनेट हुआ था, और ये प्रिविलेंट है झारखंड और उड़ीसा में भी। थीम्स क्या है इसकी? हिंदू एपिक्स लाइक रामायण और महाभारत इसकी थीम है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है संगीत नाटक अकादमी तो रिकॉग्नाइज करती है जो क्लासिकल डांस है उन्हें। ठीक है, तबला वादक विक्रम घोष को समकालीन श्रेणी में 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो इसका ऑप्शन है 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर्स फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज़ हाउ मच? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है?
तो ये है 20.9%। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम, देखो सेंसस के बारे में। देखो पहला जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस अनऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, ठीक है। और इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो। अब जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था तो वो 1881 में हुआ था, ऑफिशियल सेंसस। और WC ओल्डन ये कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम पे। और जो 2011 में हुआ है वो 15th सेंसस है। और अभी जो होगा वो 16th सेंसस है। 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से अभी 2024-25 के आसपास है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेडल सेंसस 10 साल में एक बार होता है, ठीक है। और किस ऑफिस के अंडर आता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। जो इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सोचिए एक बार, आपने थोड़ी बहुत जीके पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बड़े आराम से। ये सीजीएल मेंस का 2022 का पेपर है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस है तो बहुत ज़्यादा हुआ है, नहीं, इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं जीएस में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड कौन से थे वाइस प्रेसिडेंट? तो ये थे जाकिर हुसैन। थर्ड थे वीवी गिरी। अब जो ऑप्शन में दे रखा है कृष्णकांत, तो ये थे जो हैं करंट में, वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट सेकंड तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल किस में दे रखा है? 63। जो 63 है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो वो किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 64 में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी इसी में दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट का, कि वो जब इस पोस्ट पर रहेंगे तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल 66 ये है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड एसोसिएटेड है। तो ये हमने देख ली इंपॉर्टेंट। ये सारी जो तीनों इन्फॉर्मेशन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग। सीजीएल मेंस में ये मैच द फॉलोइंग, जो सीजीएल का मेंस का जो ये पेपर है इसमें मैच द फॉलोइंग बहुत सारे पूछे हैं, ठीक है भाई। तो करेक्टरिस्टिक्स, अदर नेम्स और नेम ऑफ द रिवर। तो देखिए ये है एक, या तो करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया किसी की या फिर रिवर का दूसरा नाम है वो पूछ लिया है इसमें, ये क्वेश्चन जो कह रहा है। देखिए एरिया ऑफ बार्डलैंड टॉपोग्राफी। तो बार्डलैंड टॉपोग्राफी कहाँ पे मिलती है पता है क्या आपको? तो ये मिलती है चंबल में, ठीक है। वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गोदावरी को। शांगपू रिवर तिब्बत में, ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपू तिब्बत में। सौरभ बिहार कोशी रिवर। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए रिवर्स के बारे में। तो इसका जो आंसर है फोर्थ, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ए का 4, ए का 4, बी का 1 वृद्धगंगा गोदावरी, सांगपू रिवर ब्रह्मपुत्रा, और सौरभ बिहार डी, सौरभ बिहार डी का 3 कोसी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें ना दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पर कई बार ना ऐसे ऑप्शन दे देता है कि सिर्फ एक ही, जिसका आपको पता है ना तो उसका एक ही मिलेगा, तो उसे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं बार्डलैंड टॉपोग्राफी क्या होती है। बार्डलैंड टॉपोग्राफी टाइप ऑफ ड्राई टेरेन वेयर सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक और क्ले रिच सॉइल हैव बीन एक्सटेंसिवली इरोडेड बाय विंड और वाटर। वाटर और विंड के द्वारा ना ऐसे जो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है और क्ले रिच सॉइल होती है उसे हटाया जाता है। कैसे? विंड जब चलती है उससे और वाटर जब पानी जब बहता है उससे।
ठीक है। ऐसे चंबल का जो ऐसे बारलैंड टॉपोग्राफी कुछ ऐसे करके होती है, वहाँ पे रेवाइंस बन जाते हैं और गलीज बन जाती हैं, डीप गलीज। ऐसे इनके बीच में डीप गलीज बन जाती हैं, गलीज और रेवाइंस। ठीक है। तो ये बारलैंड टॉपोग्राफी, चंबल उसी के लिए फेमस है भाई, बारलैंड टॉपोग्राफी के लिए। बूढ़ी गंगा बोलते हैं वृद्ध गंगा गोदावरी को। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर थोड़ा सा भी आपको रिवर्स के बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, गोदावरी का भी, सांगपू का भी, और सौरभ बिहार भी पूछा जा चुका है। बारलैंड टॉपोग्राफी हाँ ये नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ सकते हैं। ठीक है। अगली बार ये पूछ सकता है कि बारलैंड टॉपोग्राफी क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पूछ रहा है आपका, देखो जब आपको सैलरी मिलती है तो आपका टैक्स कटने से पहले जो सैलरी होती है, कंप्लीट हाउस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस जो आपके मिलते हैं वो सारे टैक्स कटने से पहले जो होते हैं उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, जब टैक्स कटने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है, एक तो मिलती है टैक्स कटने से पहले जो ओवरऑल सैलरी होती है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। एक होती है जब टैक्स कट जाता है, टैक्स कट गया उसके बाद की जो सैलरी होती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। अब एक आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, देखो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में किसी भी एक निश्चित टाइम के लिए, तो जो उनकी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और देखिए जो भाई जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बॉक्स में, आप कहीं पेज पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आपके पास टाइम कम है तो आप देखिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लें 1.5 या 2x की स्पीड पे, वो मोर देन इनफ है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे ना जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ना रिकॉल हो जाएगा कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा था और इसका ये है। ठीक है। हमारा मेन काम है एग्ज़ाम क्रैक करना और उसी अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाएं। तो लिस्ट 1 में केमिकल कंपाउंड दे रखे हैं और लिस्ट 2 में दे रखे हैं स्पीसीज। अब देखिए कर्क्यूमिनॉइड्स, तो ये केमिकल कंपाउंड है और ये स्पीसीज का नेम है। तो ये कर्क्यूमिनॉइड्स किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं टर्मरिक में। ठीक है। अब एक का देख लेते हैं, हमें एक ही पता है, चलो मान लेते हैं एक ही पता है हमें। तो ए का थर्ड देखते हैं किस में है। अब देखिए ए का थर्ड, इस वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाले को कर सकते हैं हम। तो इसके दो ऑप्शन है जो हमें मिल रहे हैं, दो तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए। तो कर्क्यूमेनॉइड्स टर्मरिक में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा सही होगा हमारा। तो इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बी का फर्स्ट, देखिए दोनों में है तो बी का फर्स्ट सही होगा। 1,8 सिनियोल, तो ये कार्डेमम इलायची में जो होता है उसमें मिलता है। ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो है सेकंड। इन दोनों में से कन्फ्यूजन में आप काफ़ी हद तक पास पहुंच गए। अगर आपको नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा एक दो ऑप्शन आते तो आप क्लोज जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन के। एलिमिनेट तो कर ही दिए थे हमने दो ऑप्शन। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो सी का क्या है, फोर्थ। यूगेनॉल का क्या है, क्लोव्स, क्लोव्स में मिलता है ये यूगेनॉल। और पाइपरिन ये मिलता है ब्लैक पेपर में। तो सी का है 2 और डी का है 2 पाइपराइन का ब्लैक पेपर। तो अपना जो इसका आंसर है, आंसर 2 इज़ द ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स डिड ध्रुव सेना सेकंड अटेंड हरसाद असेंबली एट प्रयागराज इलाहाबाद। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेनादित्य ने प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में भाग लिया। तो किसने ऐसा बोला था, फॉरेन ट्रैवलर्स ने में से किसने बोला था, तो ये थे हुआनसैंग। हुआनसैंग इनका नाम है, जो कि हर्षवर्धन के काल में
थे ये कंटेम्प्रेरी? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी कौन से थे, तो ये थे हुआनसांग। अब देख लेते हैं हम थोड़ा मार्को पोलो के बारे में। देखिए, मार्को पोलो जो थे इटालियन ट्रैवलर थे, 1280 से 1292 एडी के बीच में थे ये इंडिया में। और ड्यूरिंग द पांड्याज किंगडम, जो साउथ इंडिया में पांड्याज किंगडम थे, ये आपका इंडिया है। यहाँ पे तमिलनाडु में चोला, चेराज और पांड्याज, यहाँ पे चोलाज थे, यहाँ पे चेराज थे तमिलनाडु में, और पांड्याज थे इधर केरला में। ठीक है, पांड्याज केरला में। तो इनके टाइम में ये आया था मार्को पोलो। हुआनसांग ड्यूरिंग द किंग हर्षवर्धन 630 एडी में। तो हुआनसांग ये भाई हर्षवर्धन के टाइम पे थे और 630 एडी में। कंटेम्प्रेरी पूछ लेगा आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नेक्स्ट में। ठीक है। और फाहियान आए थे ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। तो गुप्ता एम्पायर चल रहा था, उसमें जो किंग थे उनके चंद्रगुप्त सेकंड, उनके टाइम पे थे फाहियान। ट्रैवलर थे ये, फॉरेन ट्रैवलर, चाइनीज़ थे ये भी, फाहियान भी। और सबसे पहले ट्रैवलर थे ये, जो चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया में आए थे, फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, फाहियान। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे गुप्ता एम्पायर में। आई थिंक किसके टाइम पे आए थे? ये आए थे चालुक्याज के टाइम पे और पल्लवाज के टाइम पे। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी आपसे पूछ सकता है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है, और ये सारे जो आपसे ऑप्शंस में दे रखे हैं या किसी न किसी तरह से PYQ में आ चुके हैं ये। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज पास्ड इन राज्यसभा इन दिसंबर 2022. It seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to the state. तो ये कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को राज्य में लागू करने के संबंध में संशोधन करना चाहता है। तो ये किस स्टेट में है? कर्नाटका स्टेट में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस स्टेट में है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में है। एक आंध्र प्रदेश में, देखिए 2 होती हैं, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है मोस्टली, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 6 स्टेट में है। एक आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। तो ये 6 स्टेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछ लिया है कई बार। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का था उस टाइम पे 2022 में मेंस हुआ था SSC CGL का। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है, कोई अगर नया एक्ट आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर विद देयर कंसर्न्ड आर्टिकल। तो निम्नलिखित विषय को उसके संबंधित लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये दे रखी है आपको कंडीशन, और इसके आर्टिकल कौन सा है इससे रिलेट करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल कौन करता है इलेक्शंस को? तो वो करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324। पहले का बी किस में है? देखिए, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल पता है तो देखिए, पहला वाला जो है ऑप्शन फर्स्ट, तो पहले का बी किस में है? देखिए, पहले का सी, पहले का ए, पहले का ए, पहले का बी सिर्फ इसमें है, 4th वाले ऑप्शन में। तो यही इसका राइट आंसर है। अगर आपको 2 और आर्टिकल नहीं पता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे इस वाले को। ठीक है, और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पहले का क्या है? बी। तो पहले का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4th में। तो इसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, हम कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता है MCQ बेस्ड, उसमें एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ को भी बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है 4th। ठीक है, पहले का बी एक में ही है, और तीनों को हम आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले का बी। दूसरे का देख लेते हैं। देखो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। तो जो पावर होती है
पार्लियामेंट के पास वो प्रोविज़न बनाने की जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं। तो ये किस आर्टिकल में दे रखे हैं, तो ये है दूसरे का सी 327। और बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स, देखिए कोर्ट को रोकता है इलेक्शन मैटर्स में, ठीक है, इंटरफेयर करने से, तो ये है आर्टिकल 329। तो इसका जो ऑप्शन है, देखो आंसर 4 जो ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर। तो आप बड़ी आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको तीनों आर्टिकल भी नहीं आते हैं तभी भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द पोजीशन इन द लिस्ट 1 एंड विद द स्टेट लिस्ट 2 रिलेटेड टू द 36 नेशनल गेम्स 2022, जो 36 नेशनल गेम्स हुए थे 2022 में, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोड्स बिलो। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित सूची 2 में राज्यों के साथ सूची 1 में पदों का मिलान करिए। तो इसमें हमें पोजीशंस मिलान करनी है स्टेट्स के साथ। तो जो पहली पोजीशन आई थी मेडल टैली में, ऑप्शन ए, तो वो आई थी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के पास, तो पहले का 4th। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको पहली पोजीशन पता है ना, तो ये भी निकल जाएगा। देखो पहले का हमें देखना है पोजीशन 1st इन मेडल टैली, तो इसका आंसर है पहले का 4th सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो पहले का 4th किस में है, देखिए पहले का फर्स्ट, पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड, तो पहले का 4th ये रहा, यही इसका आंसर है, सेकंड वाला ही, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो पहले का 4th। अब देख लेते हैं दूसरा पोजीशन, सेकंड पोजीशन इन मेडल टैली, तो सेकंड पोजीशन मिली थी महाराष्ट्र को, ठीक है। थर्ड पोजीशन किसको मिली थी, तो ये थर्ड पोजीशन थी हरियाणा को, ठीक है। और जो 4th पोजीशन थी वो मिली थी कर्नाटका को। तो इसका जो आंसर है सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो बड़ी आसानी से आप देखिए एलिमिनेट कर लेंगे अगर आपको एक भी आता है ना इनमें से, पहला वाला ही आता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट्स प्रोडक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के कुछ क्षेत्र हैं जो अपने संपन्न खट्टे फल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी जगह है वो, तो जो कैरेबियन रीजन है, सॉरी मेडिटेरेनियन रीजन है, जो वो सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वाइन्स वगैरह बहुत मिलती हैं सिट्रस, जो कि सिट्रस फ्रूट से ही मिलती हैं। तो मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है वो यूरोप, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इनके बीच में पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। और इनके बीच में जो है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक जो सागर अटलांटिक ओशन है उसको जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ती है, ठीक है। ये है मोरक्को और ये है स्पेन, इनके बीच में पड़ती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये था मेडिटेरेनियन रीजन जहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिलते हैं। आपको मेडिटेरेनियन कंट्री भी याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो कैरेबियन रीजन कहाँ पड़ता है, तो ये कैरेबियन रीजन पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, कुछ इस तरह से, जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका इनके बीच में ये कैरेबियन रीजन पड़ता है। इक्वेटोरियल रीजन इक्वेटर के आसपास जो पड़ता है, ठीक है। और अफ्रीकन तो पूरा कॉन्टिनेंट ही है, तो इसका जो आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन। अब देखते हैं मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ड्राई हॉट, ड्राई एंड हॉट समर, यहाँ पे ड्राई और हॉट समर है, कूल एंड रेनी विंटर्स, वेट विंटर्स हैं और कूल विंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं वो ऑलिव्स मिलते हैं, सिट्रस मिलते हैं, ओक और जूनिपर, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेगा कंडीशन। और ये वाली चीज़ आपको क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेस्ड ऑन द करंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करंटली पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ हैज़ एन एस्टिमेटेड एज, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह माना जाता है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है। तो कितनी है पृथ्वी की अनुमानित आयु वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार, तो ये है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। What kind of energy is associated with falling coconut, speeding cars, rolling stones and flying aircraft? गिरने वाले नारियल, तेज कारों, रोलिंग पत्थरों और उड़ान विमानों के साथ किस तरह की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो इसमें से पूछ रहा है आपको एनर्जी, कौन सी एनर्जी इनसे रिलेटेड है, तो आपको बताना है इसका आंसर।
तो ये है आपकी ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क इज़ डन, काम होता है, एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है तो वर्क डन होता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और उसी एनर्जी को, जो ट्रांसफ़र एनर्जी है, उसे ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मास और स्पीड से। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर है ये, एम वी स्क्वायर 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है ये। स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट्स स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसकी पोजीशन, प्रॉपर्टी और जो फोर्स एक्टिंग होता है, इस पे फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसमें, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्काई ड्राइवर्स पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला और स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में, और ये ठीक है क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में पूछ रखा है। ये स्कीम थी और टारगेटेड लेंथ कितनी थी। देखिए, अब सोचिए आप, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना, भाई याद रखना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, बट इन्होंने पूछ लिया था 2022 में मेंस में। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखिए, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर थे उनकी लेंथ कितनी थी, 9000 किलोमीटर लेंथ में पूछ रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में। ठीक है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, तो उनकी लेंथ कितनी थी, 2000। एक्सप्रेस वे की लेंथ कितनी है, तो ये है 800। इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स, तो इनकी जो लेंथ थी किलोमीटर में वो 6000 किलोमीटर थी। पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ का डी, सीधा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी मुश्किल से याद होगा, ये ऐसे क्वेश्चन याद नहीं हो सकते। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको ध्यान आ जाए एग्ज़ाम में तो ठीक है, एक भी अगर स्टेटमेंट से आप एलिमिनेट कर पाएँ तो, नहीं तो याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स की, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा उसे थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट डिसाइडेड to launch a campaign aimed at women's safety titled Hamar Beti Hamar Maan, Our Daughter Our Honor. Its focus will be creating awareness on safety measures among school and college going girls and prioritizing registration and investigation of women related crimes. तो सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान, हमार बेटी हमारा सम्मान शीर्षक से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना होगा। तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की थी, हमार बेटी हमार मान? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट जिसने स्टार्ट की थी। ठीक है, आपको योजनाएं वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ठीक है, तो आपको वुमेन से रिलेटेड किसी स्टेट में कोई नई स्कीम बनी है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, या उसका कोई नेम है, थीम है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। वुमेन्स के ऊपर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द गैप इन द लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट के बीच में गैप था, किसी स्टेट में था मेल्स और फीमेल्स में। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक था? तो ये स्टेट है, बताओ आप, अगर आपने सेंसस थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये स्टेट है राजस्थान। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा सेंसस के बारे में। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011
लिटरेसी रेट था इंडिया का 74.04%। 74.04% इंडिया का लिटरेसी रेट है। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.14%। फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 65.46%। और जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था किसी स्टेट में है, केरला में। अब जो सेंसस आया था, पहला सेंसस आया था 1872 में, लेकिन वो अनसिंक्रोनाइज था। और दूसरा जो आया था वो आया था 1881 में, पहला सिंक्रोनस सेंसस था ये। ठीक है। और इसके टाइम पे जब 1872 में जो आया था उसमें लॉर्ड मायो था। ठीक है। और जो अभी जो सेंसस होने वाला है वो 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद द 5 ईयर प्लान्स दे इनिशिएटेड। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई 5 साल की योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट 1 में प्राइम मिनिस्टर दे रखे हैं, लिस्ट 2 में 5 ईयर प्लान दे रखे हैं। तो कौन सा किससे एसोसिएटेड है वो आपको देखना है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनके टाइम में पहला या दूसरा ही आया होगा। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखते हैं पहले का ए, फर्स्ट का ए। देखिए, इसको भी बड़ी आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। फर्स्ट का क्या है, बी। फर्स्ट का सी। फर्स्ट का बी दे रखा है, लेकिन अगर हमें पता है फर्स्ट का सेकंड है, इसको हमें कन्फर्मली बिल्कुल पता है, तो इसका ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट का ए। देखिए, एलिमिनेशन मैं सिखा रहा हूँ आपको ताकि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। इन क्वेश्चनों को आसान करना बहुत आसान है। ठीक है। कई बार सीधा जो ऑप्शन बनाते हैं वो एलिमिनेट, वो बनाते ही ऐसे कि एलिमिनेट हो जाए। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू सेकंड 5 ईयर प्लान, पहले का ए। मनमोहन सिंह के टाइम पे कौन सा आया था, तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था 11th 5 ईयर प्लान, दूसरे का सी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो आया था वो 11th 5 ईयर प्लान आया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे आया था वो 10th 5 ईयर प्लान था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देख लीजिए, हमने ट्रिक से ही निकाला, सिर्फ एक ही पता है हमें, तो दूसरों में अगर कन्फ्यूज़न है तो बड़ी आसानी से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ 5 ईयर प्लान के बारे में। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो टाइम पीरियड था 1956 से लेके 61 तक, 1956 से लेके 61 तक था। 1956 से लेके 1961 तक। ये किस पे बेस्ड था, तो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था ये। फोकस इसका था पब्लिक सेक्टर पर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है। अब हम 10th 5 ईयर प्लान का देख लेते हैं। तो जो 10th 5 ईयर प्लान था वो 2002 से 2007 तक रहा था। इसका एम था प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो अर्बन और रूरल का विकास करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबको साथ लेके चलना। ठीक है। और इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट वाला था वो 11th 5 ईयर प्लान। जो 11th 5 ईयर प्लान आया था 2007 से 2012 तक, थीम क्या थी, टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये हमने तीनों 5 ईयर प्लान देख लिए हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स देख लिए हैं। तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच कमेटी हैड सजेस्टेड अ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के गैर प्रदर्शन के लिए दंड या दंड का सुझाव दिया था। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पनिशमेंट, तो वो थी करण सिंह कमेटी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ये ऐड करी गई थी 42वां, जो 42nd CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये यहाँ पे ऐड किया गया था पार्ट 4A, और उसके अंदर जो आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 51A। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं टोटल। जो 11th लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। एजुकेशन से रिलेटेड है ये, चिल्ड्रन की। ठीक है, कि पेरेंट्स को अपने जो चाइल्ड है उसकी एजुकेशन 6 to
14 ईयर्स तक, ठीक है। और जो ये लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसएसआर रसिया से, और रिकमेंड किसने किए थे ये आपको पता ही है, स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये किसी न किसी फॉर्म में पूछी जा चुकी है इंफॉर्मेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अमॉन्ग दी choice is listed which one is not a form of cancer। तो इनमें से सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। तो आपको थोड़ा सा देखना है। देखो ये आपने सुना होगा ग्लूकोमा, ग्लूकोमा किससे रिलेटेड है, आइस से रिलेटेड है, तो यही इसका आंसर है, थोड़ा बहुत भी सुना है तो। कार्सिनोमा ये कैंसर से रिलेटेड है, लिम्फोमा ये भी कैंसर से, और सार्कोमा ये भी कैंसर से, लेकिन ग्लूकोमा आइस से रिलेटेड है। ग्लूकोमा में क्या होता है, इज़ एन आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स। इसमें जो आइज़ की ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से विजन लॉस और ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ग्लूकोमा आपको याद रखना है, ये आइज़ से रिलेटेड है, बाकी तीनों कैंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन सितंबर 2022 द Assembly sets aside one day for women MLAs to speak about women issues such as safety, health, hygiene and education। सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिलाओं के मुद्दों पर बोलने के लिए एक दिन अलग रखा। तो ये किस स्टेट ने किया था, तो ये थे उत्तर प्रदेश स्टेट। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। महिला एमएलए को बोलने का टाइम दिया था किस पे, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिलाओं के मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बादशाहनामा। बादशाहनामा किसने लिखी, निम्नलिखित में से किसने बादशाहनामा लिखी। तो इसका जो आंसर है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी बादशाहनामा। अब हम दूसरी बुक्स के बारे में देख लेते हैं। बाबरनामा, बाबर ने क्या लिखी थी, बाबरनामा ये ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की खुद की, जो खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और जो अकबरनामा लिखी थी और आईना अकबरी लिखी थी, आईना अकबरी वो लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, और ये भी बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। What will be the average kinetic energy per molecules in SI unit for an ideal gas at a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है। 6.17 इंटू 10 की पावर -21, 6.17 इंटू 10 की पावर -21 जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का एक पॉसिबल क्रिटिसिज्म क्या है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है। तो देखना है आपको, देखिए एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो भाई प्राइवेटाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन थोड़ी ना होगा, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत है अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेसेस, नहीं, गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस कम होगा प्राइवेटाइजेशन होगा तो। लिमिटेड एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है, जब गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो कम हो जाएगा तो जो असेंशियल सर्विसेज हैं मार्जिनल सेक्शंस के लिए, पॉपुलेशन के लिए, जो पुअर्स हैं उनके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि भाई प्राइवेट वालों को तो प्रॉफिट पे फोकस करना होता है ना मोस्टली। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट। नहीं, जब कोई चीज़ प्राइवेट के हाथों में जाएगी तो वहाँ पे R&D अच्छा होता है, ठीक है, R&D में वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक। तो इसकी जो ऑप्शन 3 है इज़ द राइट आंसर। लिमिटेड एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक असेट्स
देखिए ये जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है पब्लिक एसेट्स का, वो जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, एसेट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है, उसकी ओनरशिप और कंट्रोल। तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का 50% से भी कम शेयर हो जाता है उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो कॉमनली नोन एज। तो जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं शून्य ग्रुप में, वे कौन से तत्व हैं जिन्हें सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। समूह शून्य में वे कौन से तत्व हैं जिन्हें सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो ये हैं आपकी इनर्ट गैसें। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो इनर्ट गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये स्टेबल गैस है और नॉन रिएक्टिव है, मीन्स इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, फॉर्म केमिकल कंपाउंड। ठीक है, ये दूसरे सब्सटेंस के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव है और स्टेबल गैस है। एग्जाम्पल में कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये है हमारी इनर्ट गैस है और इन्हें नोबल गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं और मोनाटॉमिक होती हैं, लो केमिकल रिएक्टिविटी। तो इतना आपको इनर्ट गैस के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्पल से काफ़ी टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो इसका जो आंसर है वो देखना है आपको। देखिए कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड किस में होता है? कार्बोनिक एसिड होता है सोडा वाटर में। तो पहले का थर्ड देखिए किस में है, पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड, पहले का फोर्थ। तो पहले का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, सेकंड वाले के। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल, वो ट्रिक हमारी काम कर रही है। आपको सिर्फ एक पता है और अगर ऑप्शन में एक में ही दे रखा है ना, तो वो बिल्कुल सही होगा। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, ल्यूरिक एसिड कोकोनट मिल्क में, और ब्यूटायरिक एसिड तो ये है बटर में, और यूरिक एसिड ये है मस्टर्ड ऑयल में। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन के चक्कर में ना आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि पी जो एसएससी है वो रिपीट करता है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली। आपको इस इनकरेक्टली पे बिल्कुल ध्यान देना है, कभी पता चले इनकरेक्टली भूल गए जल्दी जल्दी में। मैच जॉइंट पेयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड द इवेंट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की गलत तरीके से मेल खाने वाली जोड़ी और उन घटनाओं की पहचान करें जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं। तो आपको इनकरेक्टली जो मैच्ड हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी 1857, तो ये भाई लॉर्ड डलहौजी नहीं थे 1857 में। तो ये कौन थे? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 में। और लॉर्ड ऑकलैंड, ये बिल्कुल सही मिलान है सेकंड वाला। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग तो 1857 में थे। तो वुड्स डिस्पैच में कौन था? तो ये थे डलहौजी। तो एक्सचेंज करके लिख रखा है, ये वाली और ये वाली एक्सचेंज कर रखा है इन्होंने। तो इसका जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 25, अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज़ नॉट इनहेरिटेड। भाई आपको नॉट पे ध्यान रखना है बिल्कुल, कई बार जल्दी जल्दी में आप नॉट भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है जीएस के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेंगे अटेंशन के साथ, तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे 2-3 आपके। विच इज़ नॉट इनहेरिटेड, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिली, मतलब इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है। तो ये कौन सी है? तो ये मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। तो ये डाउन सिंड्रोम इनहेरिटेड डिजीज़ है, और साइस्टिक फिब्रोसिस ये भी इनहेरिटेड है, और मस्कुलर डायसेंट्रोफी ये भी आपकी इनहेरिटेड डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारे एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आए थे 2022 के मेंस का पेपर है ये, मेंस 2022 का जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका देख लिया है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा
ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके सीरीज़ से। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और अपना ध्यान रखें भाई।